अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी मसीहा की 39वीं किस्त लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तवज्जो की दरख्वास्त है। हाजीपुर कोर्ट की खसूसी अदालत ने कुमुदनी सिन्हा के नाम 2 दिनों बाद की मुकर्ररा तारीख पर हाजिर होने का हुक्मनामा भेजा था, जिसके लिए महताब खान ने अब्दुल रशीद से हिदायत की थी कि वो खुद कुमुदनी को अपनी कार से लेकर हाजीपुर जाएंगे और मुजफ्फरपुर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तवस्सुत से बहैसियत मुहाफिज 2 लेडी पुलिस उनके साथ जाएंगी। लेकिन उससे कबल महताब खान अपने कारोबारी मसाइल के तहत एक दिन अलग सबा पटना चला गया। तो इधर उसी सुबह कुमुदनी ने खुफिया तौर पर वकील श्री जितेंद्र प्रसाद वर्मा से उनके घर जाकर मिली और उन्हें उसी दिन के लिए वक्त देने की बात कही। तो वर्मा जी ने नहायत ही मुअद्दबाना अंदाज में उसके इरादे की बाबत दरियाफ्त किया। तो कुमुदनी ने उन्हें बताया कि वो रंजन कुमार स्वर्णकार व चंदन कुमार स्वर्णकार पेशरान श्री प्रभु दयाल स्वर्णकार के नाम वसीयतनामा रजिस्टर्ड करना चाहती है, जो मेरे बाद संस्था के बतौर मालिक, संचालक और निगरां होंगे। वकील साहब ने पूछा, बेटी आपने अपने होने वाले पति देव श्री महताब बाबू से दरियाफ्त कर लिया है? जवाबन कुमुदनी बोली, अगरचे मैंने इस बात का जिक्र उनसे नहीं किया है, लेकिन अगर करती भी तो उन्हें कोई एतराज़ हरगिज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों भाई मेरे साहब के बड़े भाई जैसे तो क्या उससे भी बढ़कर हैं। मैं खुद भी स्वर्णकार फैमिली के सभी सदस्य एवं सदस्या से इनके ही माध्यम से मिल चुकी हूँ। बाबू उनके घर जब भी तशरीफ़ ले गए मुझे भी साथ ले गए। वो लोग खुद दौलतमंद व्यक्ति हैं। मैंने रंजन भैया की माताजी से सुना कि जब प्रभु दयाल अंकल के भाइयों ने उन्हें धोखा दिया और ठुकराया तो मेरे होने वाले ससुर अर्थात सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय बाबू शादाब खान द्वारा प्राप्त आर्थिक सहयोग से ही सोने चांदी के जेवरात की दुकान कायम की थी। वो लोग कोई ऐरे गैरे इंसान नहीं हैं अंकल। अरे वाह! अचानक दरमियान में मिसेस वर्मा जो उसी जगह मौजूद थीं बोल उठी। उन्होंने मज़ीद कहा, इसके मुताबिक यदि गौर किया जाए स्वामी, तो चांद बाबू के लिए उन लोगों से बढ़कर हमदर्द व खैरख्वाह दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वकील साहब बिल्कुल संजीदा थे। उन्होंने अपनी पत्नी की भावना के समर्थन में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो मिसेस वर्मा चौंकते हुए फिर बोली, अरे हाँ, आपको याद होगा स्वामी, हम लोग उन्हें इकट्ठे ही सूरज के घर रक्षाबंधन के अवसर पर देख चुके हैं। रंजन कुमार, चंदन कुमार दोनों की खुश मिजाज सुंदर पत्नियां और ख़ुद प्रभु दयाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी वंदना देवी भी वहां उपस्थित थीं। वर्मा जी ने कहा, भली भांति याद है मुझे सब कुछ, लेकिन मुझे शंका इस बात की हो रही है कि आपकी उम्र अभी महज 23वां साल है अंकल। कुमुदनी ने लुकमा दिया तो वो फिर बोले, और गैर शादीशुदा भी हैं। बावजूद इसके आपको नॉमिनी की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप किसी कारणवश अपनी ज़िंदगी से मायूस हैं। ऐसे में मिसेस वर्मा ने फ़ौरन इंकशाफ किया, शायद आपको एहसास नहीं है स्वामी कि कुमुद बिटिया अपनी शादी के मामले में बहुत बड़ा रिस्क लेकर जी रही है। इनका जो मंसूबा है उससे कोई ज़रूरी नहीं कि इनके परिवार के हर सदस्य सहमत हों। मेरा ख्याल है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई ख़तरा ज़रूर लाहक है, जिस कारण ये वसीयत का निश्चय कायम किया है। चुनांचे कुमुदनी ने कहा, ख़तरा जो भी हो आंटी, मगर शादी तो बहरहाल मैं अपने चंदा मालिक से ही करूँगी, क्योंकि अपनी 9 साला बाली उम्र से ही उन्हें पूजती आई हूँ। वही मेरे देवता भी हैं और मेरी आराधना भी वही है। और आज मेरे नसीब ने उनके साथ उनकी ही निगहबानी में खुशहाल जीवन जीने का अवसर दे रखा है। हालांकि धार्मिक एवं सामाजिक उसूलों के मुताबिक उनके जीवन सूची में पत्नी नाम के इंदराज के बगैर भी उन्होंने वो दर्जा दे रखा है मुझे। और सिर्फ दर्जा ही नहीं, वो अपने ऊपर आयद फ़राइज़ की सूची में सर्वप्रथम पत्नी की जगह मेरा मकाम भी कायम कर रखा है। मैं क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, कैसे खुश रहूंगी और किस तरह जीवन व्यतीत करूंगी, ये सब कुछ उनके ही ज़िम्मे है। क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास मुजफ्फरपुर स्थित घर के सिवा कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसकी बातें सुनकर वकील साहब व उनकी पत्नी बेहद अफसरदा हो उठे।
तब कुमोदिनी ने मजीद कहा, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे अंकल कि मेरे नॉमिनी मेरे होने वाले पति देव को होनी चाहिए। तो साफ लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि उन्हें मेरी ज़मीन जायदाद और मेरे मकानात या दीगर किसी भी प्रॉपर्टी से उनका न तो कोई मतलब है और न कोई चाहत। मैं जो भी करूं या कर रही हूं उसमें उनका पूरा सहयोग प्राप्त है मुझे। रुपए पैसे बिन मांगे वो देते रहते हैं। इसके अलावा मोटर कार, अपना ड्राइवर और ज़रूरतन अपने खिदमतगार, यानी तमाम तर सहूलियात उनकी जानिब से मैसर है मुझे। अतः अगर मैं शादी से पहले अपना और अपने संस्था का अधिकारी बनाने से कबल किसी दुर्घटना का शिकार हो गई तो फिर वही बात हो जाएगी। मेरे चचा जो मेरे हिस्से की जायदाद हड़पने के लिए मेरे खून के भी प्यासे हैं, मेरी पूरी जायदाद पलटकर उनके ही हिस्से में चली जाएगी और मैंने जो संस्था अपने स्वर्गीय माता पिता के नाम पर कायम की है उसे वो नेस्त नाबूद कर देंगे। अतः आप मेरी उम्र को मत देखें बल्कि परिस्थिति पर गौर करें अंकल। तथा आप क्या समझते हैं कि अगर मुझे खुदा न खास्ते कुछ हो गया तो मेरे चंदा मालिक जीवित रह पाएंगे, जिन्होंने अपने तमाम खैरखाहों के समक्ष वक्तन फ़वक्तन ये प्रकट करते रहे हैं कि मैं ही उनकी मुकम्मल दुनिया और पूरी कायनात हूँ। कुमोदिनी अपने अल्फाज के साथ ही टेबल पर औंधी होकर सिसक उठी तो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा तड़प उठे, बल्कि भावुक हो उठे। दोनों ही की आंखें सुर्खी माइल हो उठीं क्योंकि वो अंदर ही अंदर जब्त कर रहे थे। बारसूरत मिसेस वर्मा कुमोदिनी को उठाकर अपने कंधे से लगा लिया था। वो उसे समझाने लगीं कि आपके जीवन कई तरह के मसाइल से घिरे हैं बेटी। तुम्हारी वजह से उस बेकसूर मासूम नौजवान की भी ज़िंदगी दांव पर लगी है। भगवान तुम्हें हर आफत बला से मुक्त रखे। बहरहाल थोड़े तवक्कुफ़ के बाद वकील साहब ने दबे लहजे में पूछा, बेटी आप दोनों विवाह के बंधन में कब बंध रही हैं? कुमोदिनी ने निगाहें झुकाकर धीमे लहजे में कहा, साहब ने सूरज व अपनी बहन लक्ष्मी की शादी के लिए 10 जून की मुहूर्त निकलवाई है तथा खुद अपने लिए 12 जून की बात कही है उन्होंने। चलिए बहुत खुशी की बात है। गांव में कहावत प्रचलित है कि भेल बिया मोर करवा की। बस इससे पहले तक आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है बेटी। अभी अल्लाह मेहरबान तो आगे गधा पहलवान। वकील साहब उसकी कैफियत बहाल करने की गरज से मज़ाहिया बातें कर रहे थे। बारसूरत मिसेस वर्मा तो मुस्कुराई ही, कुमोदिनी भी झेंप कर मिसेस वर्मा के कंधे से लग गई। श्री जितेंद्र वर्मा ने कहा, आपके हालात व मामलात ऐसे हैं कि मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी बेटी। और आप लोगों को एक दूसरे पर इतना विश्वास है, यानी जिए मरे साथ साथ वाली बातें भी मेरे वहम गुमान में कभी नहीं आई। अब एक बात और भी बताइए कि क्या आप रंजन कुमार व चंदन कुमार से अपने मंसूबे का जिक्र किया है? वो तैयार हैं? कुमोदिनी बोली, दरियाफ्त तो नहीं किया है, लेकिन वसीयतनामा के रजिस्ट्री हो जाने के बाद वो पूरी तरह अमल करने पर आमादा हो जाएंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। वो मेरे चंदा मालिक के निस्वार्थ ताल्लुकात के बिना पर हमसे और हमारे विचारों से 1 इंच भी अलग नहीं हटेंगे। एक तवील सांस लेकर उसने मज़ीद कहा, मेरे साथ चंद दिन कबल एक हादसा पेश आ गया था अंकल, जिसे साहब जी ने मुश्तहर नहीं होने दिया। वो भी बता देती हूँ। मेरी छोटी माँ और सबसे छोटा कज़न यहाँ मेरे पास आए हुए थे। छोटी माँ ने मेरी पूरी हौसला अफजाई की, मुझे किसी की भी कोई परवाह बिल्कुल नहीं करने का निर्देश दिया। वो हमारे पास 2 दिन रुकी। साहब ने छोटे पापा को छोड़कर घर के सभी अफराद जैसे छोटी माँ, उनके चारों बेटे और अकलौती बहू के लिए 2-2 जोड़े नहायत कीमती कपड़ों की सौगात से नवाजा। छोटी माँ और भाई राजन बाबू को अपने शरण गिरी पर भी ले गए, जहाँ बाबू की मामी जी ने खुले दिल से इनका स्वागत किया, खूब खातिरदारी भी की और अपनी कार से उन्हें उनके घर शिवनगर भी पहुँचवाया। बहरहाल छोटी माँ की मौजूदगी में ही एक रात मैंने स्वप्न में देखा कि बाबू को मुझसे कोई छीन कर भाग रहा है। मैं इस कदर दहशत ज़दा हुई कि नींद में ही रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। इत्तफाक से उस रात इन्हें छोटी माँ ने यशोदा भवन पर भी रोक ली थी और
उस वक्त वो बाहरी गेस्ट रूम में सोए थे। बहरहाल मुलाजिम व मुलाजमा समेत सभी लोग घबरा उठे। जब मेरी आंखें खुली तो सबों के साथ बाबू को भी घबराई हालत में अपने निकट पाकर कुछ तसल्ली तो मिली, लेकिन इन्होंने फ़ौरन डॉक्टर आभा सिन्हा से रब्ता कायम करके मुझे हॉस्पिटलाइज किया। डॉक्टर आभा मैडम जांच पड़ताल के बाद बताई कि उक्त स्वप्न ने मेरे हृदय को गहरा सदमा पहुंचाया है, अतः सलाइन के साथ ही दीगर उपचार भी की गई। तब जाकर मैं एतदाल पर आई, मगर मेरी बीमारी के सबब खुद बाबू की कैफियत बीमारों जैसी हो गई। अतः फिलहाल ये दिन रात मेरे साथ ही रहते हैं। कुमोदिनी की रुदाद सुनकर वकील साहब को उसकी हालात पर बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी, आपके हालात के मद्देनज़र वसीयत नामा का मजमून मेरे मुताबिक जो होना चाहिए उसे मैं आपके समक्ष प्रकट किए देता हूँ। फिर उसके बाद जो आपका निर्देश होगा उसी अनुसार फाइनल कॉपी तैयार की जाएगी। पर सूरत आपके अधिकार के मुताबिक तैयार करदा वसीयतनामा आप अपने जीवन काल में जब भी चाहेंगी ज़रूरतन या मसलहतन तब्दील कर सकती हैं। दूसरी बात यह कि रंजन बाबू और चंदन बाबू को आपकी जायदाद या संस्था पर मालिकाना हकूक़ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसकी आमदनी पर केवल संस्था के माध्यम से मालिकाना हक उन्हें मैसर होगा, क्योंकि पूरी जायदाद का वसीयत आप पहले ही आश्रम के नाम कर चुकी हैं, जिसकी तनहा मालिक जीवन उपरांत भी आप ही रहेंगी। तीसरी बात यह कि आपके न होने के बावजूद भी आश्रम व उसको सौंपी गई जायदाद और किसी भी ज़राए से मिलने वाली इमदाद पर आपके किसी भी पारिवारिक सदस्य तथा दीगर किसी के भी हकूक़ लाजिम नहीं होंगे, चाहे वो आपके पारिवारिक फरीक ही क्यों ना हो। चंदन कुमार व रंजन कुमार को मुकम्मल अख्तियार होगा कि वो संस्था को होने वाली आमदनी जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं। अपनी खिदमत के एवज़ अपना श्रमिक संस्था के ख़जाने से खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। अब बोलिए, मेरा सोच आपकी दृष्टि में कितनी अहमियत रखता है बेटी? कुमोदिनी ने फ़ौरन कहा, मैं आपके सोच और ख़यालात से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन ये बात कि अपनी खिदमत के एवज़ अपने श्रमिक की प्राप्ति वाली बातें मेरे दोनों भैयाओं को बुरी नहीं लगेगी? वकील साहब एक बारगी चौंके। हाँ, ये बात तो है कि वो लोग खुद बड़े आदमी हैं, इसलिए मुमकिन है वो तौहीन महसूस करें। जी अंकल, इसीलिए इस वाक्य का जिक्र बिल्कुल नहीं करना है। वकील साहब ने कहा, वेरी गुड बेटी। खैर, आपको और भी कुछ कहना है? कुमोदिनी बोली, जी अंकल, यही गुजारिश करूंगी कि मेरा लगन जब तक पूर्ण नहीं होता ये सब बातें मेरे चंदा मालिक से नहीं बताएंगे, वरना वो पहले ही टूट कर बिखर जाएंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निराश हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की ज़िंदगी का ख्वाब नहीं, हकीकत हैं। वकील साहब ने कहा, इत्मीनान रखिए, वैसा ही होगा जैसा आपका आदेश है। और एक बार फिर कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आपको कुछ नहीं होगा। और हाँ जी, आपने मेरी फ़िक्र नहीं की ये चलेगा, लेकिन आपने अपनी बेटी को भी चाय के लिए नहीं पूछा। वकील साहब के जवाब में उनकी पत्नी बोली, पूछ कर भी क्या करती है, आपके रूबरू बेटी चाय पीने पर आमादा होती क्या? लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए कि आपसे कुमोद रानी का डबल रिश्ता जो है। इस बात को सुनकर मिस्टर वर्मा व उनकी पत्नी ज़ोर से हंस पड़ी तो कुमोदिनी भी झेंप कर मुस्कुराने लगी। फिर वकील साहब ने पूछा, बेटी, मेरे चंदा बेटा कहाँ हैं? जी, वो अपने कारोबारी सिलसिले में आज पटना गए हैं, जभी तो मैं यहाँ आ गई हूँ। वो शाम तक वापस आने की कहकर गए हैं। बहुत खूब, बेहद होनहार और वेरी जीनियस युवक है मेरा लाडला। एक लम्हा की खामोशी के बाद कुमोदिनी ने पूछा, इस काम के लिए रंजन भैया और चंदन भैया के रजिस्ट्री ऑफिस में जाने की ज़रूरत? वकील साहब ने बात काटी, नहीं, सिर्फ आपको ही आना पड़ेगी। फ़िलहाल आप भी घर जाइए, मैं आपको कचहरी से ही फ़ोन करूँगा, तो 1 घंटा के अंदर आ जाइएगा। ठीक है अंकल, लेकिन इस काम के लिए कितने पैसे दिए जाएं? 2-2.5 हज़ार बहुत हैं। कुमोदिनी ने मुस्कुरा कर पूछा, और आपकी फ़ीस अंकल जी? वकील साहब धीरे से हंसकर बोले, अपने पिता या आपकी आंटी के कथनानुसार
ससुर को भी फीस देंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगे और मुस्कुराती हुई कुमुदनी ने अपने बैग से 3000 रुपये निकालकर उनके सामने टेबल पर रख दिया और मिसेस वर्मा उसे साथ लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ती हुई बोली, आपके लिए भी चाय भिजवा दूं? काम वाली आ चुकी है। वकील साहब ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। और हाँ, बेबी से एक बात और भी। कुमुदनी फ़ौरन उनकी जानिब मुड़ी तो उन्होंने कहा, इस काम के लिए 2 गवाहान और एक पहचान की ज़रूरत होगी बेटी। इसका इंतज़ाम आप कर पाएंगी या मैं कर दूंगा? जी मैं किससे कहूँगी, आप ही मेहरबानी कर देंगे। ओके, इत्मीनान रखिए। अगरचे मिस्टर वर्मा कुमुदनी की जानिब से मुतमईन थे, ताहम कुछ तो ऐसा था जिस बिना पर वो तजब्जुब के शिकार थे। जब कुमुदनी चाय से फारिग होकर अपनी बग्गी से घर वापस चली गई तो मिसेस वर्मा पति के निकट आते हुए बोली, मुझे लगता है आप किसी असमंजस व फिक्र में पड़े हैं। वकील साहब चौंकते हुए बोले, क्या बताऊं? मैं समझता हूं कि जितना भरोसा कुमुद बिटिया को अपने प्रियतम चांद बाबू पर है, उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी परिस्थिति से डरी सहमी हुई भी है। एक तरफ उसकी जायदाद का मसला है जिस पर उसके चाचा की नज़र गड़ी है और वो उसे हलाक करने के फिराक में भी है। ऐसे में इसका दहशत ज़दा होना लाजमी है। वर्मा जी ने टेबल पर रखी चंद डायरियों की जानिब इशारा करके कहा, आप वो लाल रंग की जो डायरी है लाकर मुझे दीजिए। अभी दुकान तो नहीं खुली होगी, घर पर फ़ोन करके देखता हूँ। किसे फ़ोन करेंगे? मिसेस वर्मा ने पूछा तो मिस्टर वर्मा ने कहा, रंजन बाबू को। उन्हीं दिनों रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने अपने घर का नंबर दिया था मुझे। चुनांचे दूसरे ही लम्हा उन्होंने घर का नंबर डायल किया तो इत्तेफाक से रंजन नहीं उठाया। जी मैं रंजन बोल रहा हूँ, फरमाइए आप कौन? वकील साहब ने दरमियान ही में कहा, बेटे मैं अधिवक्ता जितेंद्र प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन जो कुछ मैं आपको बताऊँगा उसे इस उम्मीद पर कि आप फ़िलहाल राज में ही रखेंगे और इस सिलसिले में आप अपनी मर्ज़ी और सुझाव भी देंगे। जी बोलिए आदरणीय अंकल जी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपकी बातों पर अमल करूँ। जवाबन वकील साहब ने कुमुदनी की आमद और उसके मंसूबे की तफसील बयानी की तो उसने बुझे बुझे लहजे में कहा, मुझे आश्चर्य है अंकल कि मेरी बहुरानी इतनी जल्दी और इसी मुख्तसर उम्र में अपनी ज़िंदगी से इस कदर मायूस और निराश क्यों है। अगर उनकी सोच के मुताबिक जो भगवान न करे यदि उन्हें कुछ हो गया तो मेरा भाई जीते जी मर जाएगा। वकील साहब फ़ौरन बोले, यही तो मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ बेटे। उनके अल्फाज के साथ एक लम्हा खामोशी रही। फिर रंजन ने कहा, जहाँ तक बातें उनकी संस्था की भली भांति कारकर्दगी की है तो सिर्फ इतना ही नहीं, हमें तो अपने भाई की होने वाली धर्मपत्नी की ग़ुलामी भी मंजूर है और हम सह परिवार ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता के लिए भी तैयार है। रंजन कुमार मजीद बोला, अब देखिए ना अंकल, अभी जो संस्था चल रही है वो और बहुरानी का मैं उनके खिदमतगारों के साथ तमाम अखराजात हमारे भाई चंदा बाबू ने ही अपने ऊपर मुकम्मल वाजिब कर रखा है। सब कुछ उनके ही दम से कायम है, वरना दुल्हन को उनकी जायदाद के माध्यम से उनके चाचा की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि बहुरानी अपनी जायदाद के बंटवारे के लिए अदालत में जो अर्जी दे रखी है वो और इसके अलावा जो दीगर इक़दाम उठा रही हैं उसे हम 100% उचित व दुरुस्त समझ रहे हैं। करेक्ट बेटे, मैं भी कुमुद बिटिया के हर इक़दाम का स्वागत करता हूँ। फिर तो ठीक है अंकल, अब नाश्ते में आ जाइए, शीघ्र ही दुकान खोलने का समय होने वाला है। शुक्रिया बेटे, मेरा हृदय तो पहले ही बहुत बड़ा कर दिया आपने, अतः अभी नाश्ते की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता फिर कभी भगवान ने चाहा तो। चुनांचे लाइन मुनक़ता हो गया था। बारसूरत दोपहर 1 बजे वकील साहब ने फ़ोन पर इत्तला दी तो रामलाल ने फ़ौरन बग्गी तैयार की और अपनी मालकिन को लेकर महज आधे घंटे में रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गया। कुमुदनी हाकिम के सामने हाजिर हुई तो लाजमी तौर पर उसका नाम और पिता का नाम वगैरह दरियाफ्त किया गया। हाकिम ने भी उसके इक़दाम की सराहना करते हुए कहा कि आप ने अपनी जायदाद से होने वाली आमदनी के सही उपयोग का उचित मार्ग निर्धारित किया है। खुश रहिए और डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करके फ़िलहाल घर जाइए। दस्तावेज़ शीघ्र ही अधिवक्ता श्री जितेंद्र वर्मा
वर्मा जी के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। बासूरत 2:30 बजते बजते कुमोदिनी घर वापस आ गई। वकील साहब के तैयार करदा मजमून को रफ़ीक अहमद लाइसेंस होल्डर कातिब ने स्टाम्प पेपर पर नकल किया था और मुजफ्फरपुर निवासी एवं कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव तथा अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार झा गवाहान बने थे और खुद जितेंद्र प्रसाद वर्मा पहचान थे। लिहाजा कुमोदिनी अब पूरी तरह पुरसकून हो चुकी थी। फिर तीसरे दिन हाजीपुर अदालत की मुकर्रर तारीख को बजरिया कार अपनी मुहाफिज लेडी पुलिस के साथ वहां पहुंची तो रशीद ने कार को कचहरी कम्प्लेक्स में ही पार्क की। उसी आसना कुमोदिनी के प्राइवेट वकील श्री कैलाश सिंह भी आ गए जो उनके ग्रामीण भी थे और उनकी रहनुमाई में सरकारी वकील श्री अभय सूर्यवंशी से उनके चैम्बर में जाकर मिली तो अधेड़ उम्र सरकारी वकील उसे देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने भी कहा कि आप एक नेक और बेमिसाल काम कर रही हैं जिसके लिए आप प्रशंसा योग्य हैं बेटी। आप फ़िलहाल कहीं भी जाकर बैठिए। हाकिम की ओर से बुलावा आएगा तो अदालत में हाजिर होंगी। आप दोनों फरीक़ैन के लिए ऑर्डर के तमाम कागजात तैयार हैं। इस पर सिर्फ हाकिम दस्तखत करेंगे और पंचायत के मुखिया, सरपंच एवं मुकामी पुलिस स्टेशन के पास कोर्ट का हुक्मनामा जाएगा। उन सबों की मौजूदगी में तमाम तर एराजी के बहिस्से बराबर कुर्रा के मुताबिक 2 जगह तकसीम की जाएगी। हर प्लॉट के खाता व खेसरा नंबर के साथ औज़ान एराजी भी दर्ज की जा चुकी है जिसकी एक एक कॉपी आप दोनों फरीक़ैन को दी जाएगी। ये काम जल्द अज जल्द मुस्तैदी से करने का आदेश दिया जाएगा। कुमोदिनी कुर्सी से उठते हुए 200 रुपये सरकारी वकील के सामने टेबल पर रखा तो वो सकपकाते हुए कुछ बोलना चाहा मगर कुमोदिनी फ़ौरन बोली, ये मैं आपको नजराना समझकर दे रही हूँ अंकल, स्वीकार कीजिए। सरकारी वकील फ़ौरन उठे और हाथ जोड़ते हुए फ़ौरन बोले, धन्यवाद बेटी, भगवान आपकी हर कामनाएं पूरी करे। बासूरत जब ये लोग चैम्बर से बाहर निकले तो कोर्ट कैंपस में मुंदिरका सिंह भी दिखाई पड़ा। वो किसी आवारा सांड की तरह वकील कैलाश सिंह पर गुर्रा रहा था। हालांकि कुमोदिनी ने भी उसे देखा मगर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई थी। रशीद ने फ़ौरन कार का दरवाज़ा खोल दिया और बोला, जब तक पुकार नहीं होती आप इत्मीनान से कार में बैठे मालकन, मैं आप तीनों के लिए चाय भिजवाता हूँ। फिर वकील साहब से बोला, सर चलिए जब तक चाय पी लेते हैं। जी चलिए ना, आप चांद बाबू के ड्राइवर हैं ना? हाँ सर, कार भी हमारे साहब की है। उसी असना कुमोदिनी रशीद भैया कहकर आवाज़ दी तो एक मुहाफिजा ने ड्राइवर साहब कहकर ज़ोर से आवाज़ लगाई। दोनों वापस आए तो कुमोदिनी ने झांक कर कैलाश सिंह को देखा और 500 रुपये बढ़ाते हुए बोली, अंकल इस पैसे को आप रख लीजिए। कैलाश बाबू बोले, नहीं बेटी, इन पैसों से ज़्यादा अहम मेरे लिए इस कलयुग की पवित्र देवी की सेवा है। मैं आपके हौसले को समझती हूँ अंकल, लेकिन ये पैसा मैं आपको आपका श्रमिक समझकर नहीं, अपने छोटे भाई बहन के मिठाइयों के लिए दे रही हूँ। कुमोदिनी ने हाथ बढ़ाकर वो रुपए उनकी शर्ट की जेब में डाल दी थी। बहरहाल चंद लम्हों बाद ही अदालत में वही कुछ हुआ जो सरकारी वकील ने बताया था। आखिर में मुंदिरका सिंह मस्कीन सूरत बनाकर हाथ जोड़ते हुए हाकिम से बोला, हुजूर मेरी एक इल्तिजा है। हमारे गांव शिवनगर में ही सड़क किनारे 2-2 बीघे का 2 अलग अलग प्लॉट है, जिसके एक प्लॉट में मेरे स्वर्गीय भाई बाबू चंद्रिका प्रसाद सिंह ने अपने एक सेवक रामलाल दास और उसके परिवार को बसा रखा है और चूँकि सारी ज़मीन कुर्रा द्वारा बंटवारा होना है, अतः मेरी गुजारिश है कि रैयत वाली ज़मीन मेरे हिस्से में नहीं आनी चाहिए। कुमोदिनी ने बाअदब लहजे में फ़ौरन कहा, सर वो प्लॉट मैं अपने हिस्से में लेने का इकरार करती हूँ। वाह क्या बात है। हाकिम ने मज़ीद कहा, लीजिए श्रीमान, आपकी समस्या खुद आपकी भतीजी ने ही हल कर दिया। कुमोदिनी ने आगे कहा, सर ज्ञात हो कि मैं बंटवारे की अर्ज़ी में 2.5 बीघे के
उस प्लॉट का जिक्र नहीं किया है जिसमें हम लोगों की आलीशान रहायशी मकान है। मैं उस प्लॉट और इमारत का निसफ हिस्सा अपने चचाजाद भाइयों के लिए छोड़ा है। हाकिम उसकी ये बातें सुनकर मचल उठे। वाह वाह वाह, किस कदर स्वच्छ मानसिकता दी है प्रभु ने आपको। नहीं सर, ये मानसिकता भगवान नहीं देता है, बल्कि ये स्त्री पुरुषों के अपने मिजाज और रिश्ते नातों की पहचान पर निर्भर करता है। जिनके अंदर रिश्तों को कायम रखने और उसे भली भांति निभाने का जज्बा मौजूद हो, वो मोम की भांति नरम होते हैं। लेकिन जिनके अंदर दौलत व जायदाद की हवस कूट कूट कर भरी हो या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना के अंधकार में भटकता फिर रहा हो, उनके अंदर किसी रिश्ते और ताल्लुकात का कोई जज्बा ही कहाँ बाकी रहता है। उसकी बातें सुनकर अदालत में मौजूद बेशतर क्लाइंट्स और वकला ने फ़ख्र से मुस्कुराकर तालियां बजा दी और हाकिम दांतों तले कलम दबाकर फ़ख्र से कभी कुमोदनी को और मशकूक निगाहों से कभी सर झुकाए खड़े मुंदिरका सिंह को लम्हों देखते रहे। आखिर में हाकिम ने कुमोदनी से पूछा, बहुत खूब सुश्री सिन्हा, सुना है आप अभी ज़ेर तालीम हैं। कुमोदनी ने नर्म लहजे में कहा, जी सर, अंग्रेज़ी से MA कर रही हूँ, LS कॉलेज में हूँ। बहुत खूब, जाइए खुश रहिए। मैं मुखिया सरपंच एवं थाना प्रभारी के नाम हुक्मनामा तैयार करवा ली है, जो उन लोगों तक कल ही पहुंच जाएगी। अपने अल्फाज के साथ ही हाकिम उठकर अपने चैम्बर की जानिब बढ़ गए थे। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातीन, कहानी की 39वीं किस्त मैं यहाँ पूरी करता हूँ। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।